नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में आज कई सियासी खबरों में डिटेल में आपके साथ हम रखेंगे। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज हो रही सियासी महाभारत की पूरी खबर आपको हम बताएंगे। संभल से योगी आदित्यनाथ ने कैसे 2027 के लिए बड़ा मैसेज दे दिया, ये भी आपको बताएंगे। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में क्या क्या नए खुलासे हुए हैं और राम मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, इसका भी अपडेट आपको देंगे। बीपीएससी परीक्षा स्थगित क्यों हुई, पूरी जानकारी आपको देंगे। पश्चिम बंगाल की भी बात होगी। अभिषेक बनर्जी चुनाव हारने के बाद भी क्यों धमकी दे रहे हैं और कौन से हिसाब की बात कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। अब संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने वाला है और यह सत्र कितना बड़ा और हंगामेदार होगा, इसकी झलक आज देखने को मिल गई। पूरे विपक्ष ने सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीट का सांकेतिक विरोध किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल बैठक शुरू होते ही बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी और फिर बैठक में चले गए। विपक्ष ने मीडिया से बातचीत में एनसीपीआई को बैठक में बुलाने का विरोध किया। टीएमसी नेता मोहा मोइत्रा ने पूछा कि लोकसभा स्पीकर ने एनसीपीआई के विलय को मंजूरी नहीं दी, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री ने किस आधार पर एनसीपीआई को इस बैठक में बुलाया है। कल ही सरकार की तरफ से एनसीपीआई के सुदीप बंदोपाध्याय और काकुली घोष दस्तीदार को सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजकर इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। विपक्षी दलों का इसी पर विरोध है। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. सर्वदलीय बैठक में विवाद क्यों हुआ, इसे समझिए। बैठक से एक दिन पहले सरकार ने एनसीपीआई को बैठक में आने का न्योता भेजा था। टीएमसी के बागी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकुली घोष दस्तीदार बैठक में शामिल होने के लिए आ रही थी, जो अपनी पार्टी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से शामिल हो रहे थे। साथ ही लोकसभा स्पीकर ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को भी मंजूरी दी है। अब उद्धव गुट के सांसद संसद में शिंदे गुट के साथ बैठेंगे, जबकि टीएमसी के बागी सांसदों को एनसीपीआई के बागी सांसदों के तौर पर संसद में अलग बैठने के लिए जगह दी गई है। विपक्ष का इन्हीं मुद्दों पर विरोध है। अब यही वो एनसीपीआई को सरकार की तरफ से भेजी गई चिट्ठी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। यह वो चिट्ठी है। एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बैठक में सुदीप बंदोपाध्याय पहुंचे और कहा कि वो नई पार्टी की तरफ से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि एनसीपीआई के नेता के रूप में उनकी राय स्पष्ट है कि विपक्ष को संसद में बोलने का मौका मिलना चाहिए। I am attending today as a leader of a new political party, NCPI, Nationalist Citizen Party of India, क्योंकि पिछले 15 साल में ही तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर थे। उसका पहले 15 साल चीफ व्हिप थे ममता बनर्जी का साथ। आज एक नया पार्टी को प्रतिनिधित्व करेंगे, बट पॉलिसी ऑफ द न्यू पार्टी इक्वली स्टैंड्स टू मी दैट हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन। ये आइडिया को रिफ्लेक्शन होने देना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने संसद सत्र से पहले उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी है। अब इसके बाद उद्धव गुट के अब 6 सांसद संसद में शिंदे गुट के साथ बैठेंगे। उद्धव गुट ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। अरविंद सावंत ने कहा है कि सांसदों के विलय को मंजूरी देने का कोई कानून नहीं है। अरविंद सावंत ने कहा है कि उद्धव से बातचीत के बाद उनका गुट अब अगला कदम उठाएगा। कानूनन व्यवस्था में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं किसी गुट को मान्यता देना या विलय करना। अब फिर भी उनके अधिकार में तहत आके उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके पत्र की बात में बारे हम आदरणीय उद्धव जी साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनसे बात करके आगे चलकर कदम उठाएंगे। जो कानूनन कार्रवाई होगी तो कानूनन करेंगे, उसके बारे में वक्त लगेगा तो उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन हम करेंगे। कल से शुरू होने जा रहा है संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष में तो टकराव होगा ही। टीएमसी के दोनों गुटों के बीच भी टक्कर देखने को मिली है।
टीएमसी की बागी गुट में शामिल हो चुकी शताब्दी राय ने कहा है कि अभिषेक बैनर्जी ने अपने ऑफर में काफी देर कर दी। अपना पद छोड़ने के बाद उन्हें चुनाव नतीजों के तुरंत बाद यानी 5 मई को कर देनी चाहिए थी। जब रिजल्ट आउट हुआ 5 तारीख ये करने से अच्छा होता, तो फिर ममता बनर्जी का जो जिंदगी का इतना लड़के जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, उसका हाल ये नहीं होता। हार जीत तो हो सकते, कोई भी पार्टी जीत सकते, कोई भी पार्टी हार सकता है। हारने से ये रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये जो पार्टी मतलब तर हो गया ना ऐसा, तो वो नहीं होता। अगर अभिषेक बैनर्जी ये डिसीजन 5 तारीख लेते, मुझे लगता है ये बहुत लेट हो गया। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वो 5 बिल पेश करेगी। इनमें इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026, जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल 2026 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल शामिल है। लेकिन सभी की नजर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर टिकी हुई है। संसद के विशेष सत्र में यह बिल गिर गया था क्योंकि सरकार को इसके लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था सदन में। अब नए समीकरण के बाद सरकार फिर से इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। टीएमसी और उद्धव गुट में बगावत के बाद संसद का जो समीकरण है काफी बदल चुका है। अब संसद में देखा जाए तो एनडीए के पास 298, इसके साथ ही उद्धव के बागी 6 विधायक इसमें आ गए हैं। इसके अलावा टीएमसी से 20 और इसमें जुड़ जाने से जो एनडीए का आंकड़ा है वो अभी लगभग 318 तक पहुंच चुका है। अब उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 2/3 के लिए यानी 360 के लिए करीब 42 और सीटों की जरूरत है। अब उसी का आंकड़ा देखने के लिए उसमें आप लगातार आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 324 तक अब पहुंच चुका है। अब एनसीपी शरद गुट के 8, डीएमके के 22 बताए जा रहे हैं कि ये बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ आएंगे। तो ऐसे में और भी अगर कुछ पार्टियां जुड़ जाती हैं तो फिर बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास जो आंकड़ा चाहिए 360 का 2/3 का, वो पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए लगातार जो सरकार की ओर से बातचीत हो रही है, सरकार की ओर से बात भी की गई है। और खासतौर पे डीएमके के जो 22 सदस्य संसद है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं और क्योंकि स्टालिन इस वक्त यूरोप में है, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं को कह दिया है कि बातचीत को आगे बढ़ाएं और उनको भरोसा दिया गया है कि जो डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा उसमें 50% के हिसाब से जो सीटों की बढ़ोतरी की बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी, उस पर वो रजामंदी देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो 360 का आंकड़ा चाहिए, जो बहुमत चाहिए, वो एनडीए जुटाने में, बीजेपी जुटाने में सक्षम हो चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस एक एक करके चढ़ावा चोरी के आरोपियों को रिमांड में ले रही है और सवाल जवाब का दौर भी चल रहा है। कल पुलिस ने टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष को 39 घंटे की रिमांड पर लिया था। दोनों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि चढ़ावा चोरी के बाद काउंटिंग के पास बाथरूम में पैसों को छिपा दिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू को चेकिंग टीम का या फिर मंदिर प्रबंधन से जुड़े किसी भी शख्स के आने जाने की जानकारी रहती थी। ऐसे में उनके आने से पहले ही टिन्नू अपने भतीजे मनीष तक मैसेज पहुंचा देता था और वो पैसों को पास में ही बने बाथरूम में छिपा दिया करते थे। पैसे छिपाने के बाद मनीष फिर से चढ़ावा चोरी की गिनती के काम में लग जाता था। जैसे ही चेकिंग टीम निकलती थी, आरोपी नोट बाथरूम में से निकाल लेते थे और बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी में एक एक आरोपी की भूमिका पहले से तय थी। सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए भी एक रणनीति तैयार की गई थी। वही राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द सीईओ मिलने जा रहा है। पद के लिए 2300 आवेदन अब तक आ चुके हैं। वहीं निर्मोही अखाड़ा राम मंदिर ट्रस्ट में बदलावों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंदिर की छवि खराब होने और ट्रस्ट के गैर पेशेवर रख रखाव के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसके वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि साल 2019 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही मायनों में पालन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े आर्थिक मामलों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए ट्रस्ट के ओर से आय व्यय और फंड के इस्तेमाल का
फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। और इसके साथ ही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा है कि इसमें सभी संबंधित पक्षों और पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि मंदिर का प्रबंधन ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह तरीके से हो सके। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है और उसी दिन एसआईटी भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। अब एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले सीईओ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ के पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी तारीख 18 जुलाई तय की गई थी। इस पद के लिए अब तक 2300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब इन आवेदनों की जांच और पात्र के कैंडिडेट को चुनने को प्रक्रिया को पूरी तरह से किया जाएगा। सीईओ की तलाश के लिए गठित 3 सदस्य समिति ने आवेदनों की स्क्रूटिनी के लिए सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को लगाया है। सभी एप्लीकेशन की जांच और अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के बाद चयन समिति अंतिम फेज की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी और इनमें से तीन ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन पर आप कह सकते हैं कि आखिरी मुहर लगेगी और उसके बाद चयन होगा कि इनमें से कौन बागडोर संभालेगा राम मंदिर के ट्रस्ट की। बात करते हैं संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, यहां पर 2 चीजें बहुत अहम हो जाती। एक तो है कि जो टिन्नू यादव और उसके भतीजे की ओर से क्या क्या और खुलासे हुए हैं, और दूसरी बात है कि जो सीईओ की नियुक्ति होनी है उस पर आखिरकार क्या चल रहा है। ये सीईओ, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई उसमें हमने ये देखा कि प्रोफेशनल हाथ की कमी थी। ट्रस्ट में कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ हुई। तो अब ऐसा सीईओ जो प्रोफेशनल हो, जो राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी संभाले, प्रोफेशनल तरीके से संभाले, जिसमें वहाँ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। जो चढ़ावा आए उसकी काउंटिंग से लेकर बैंक तक जमा करने में कोई भी किसी भी तरह की चेन ना टूटे और सब बिल्कुल सही तरीके से हो, इसलिए सीईओ ज़रूरी है। अब इतने ज़्यादा आवेदन आ गए हैं अमित। 13 तारीख को ये लोगों ने आवेदन करना शुरू किया था, 18 लास्ट डेट थी 4 बजे तक। तो अभी बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा आवेदन है कि उनमें से छांटना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन लगे हुए हैं लोग कि 3 ऐसे लोग पहले छांटे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा काबिल होंगे, जिनको प्रोफेशनल काबिलियत भी होगी और जो हिंदू धर्म को मानने वाले भी होंगे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग हिंदू भी होना चाहिए सीईओ को। तो वो ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा, उसमें से एक का सिलेक्शन होगा और जो सेलेक्ट होगा उसको भी ये देखा जाएगा कि राम मंदिर में जिस तरह की पूरी व्यवस्था है, इतने श्रद्धालु मोटे तौर पे रोज़ाना 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, तो वो पूरी चीज़ें देखें कि श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो और राम मंदिर चलने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो। जो चढ़ावा आए, जो पैसे में आए, कैश में आए या जो सोने चांदी के रूप में आए। प्रक्रिया तो बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि आवेदन में जैसा बता रहे हैं कि 2300 से ज्यादा यहां पर आवेदन आ चुके हैं और 18 तारीख आखिरी डेट थी, तो उसके बाद भी और आए होंगे। तो अगर देखा भी जाए तो 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स में 3 काबिल लोगों को चुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी स्क्रूटिनी भी करनी है। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपसे जरूर अपडेट लेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हुए चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी गड़बड़ी की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि ट्रस्ट को मिलने वाले कैश, सोने और चांदी समेत सभी प्रकार के चढ़ावे और वित्तीय मामलों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाएं। अब उन्होंने मांग की है कि जांच की रिपोर्ट और ट्रस्ट के सभी वित्तीय खातों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर भक्त से यह स्पष्ट हो सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसकी जवाबदेही तय हो जानी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रभावशाली पद पर क्यों ना हो। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 की तैयारी में है। कल सीएम योगी संभल में थे। यहां पर उन्होंने 2027 चुनाव के लिए यूपी में विपक्ष को सीधा मैसेज दे दिया। संभल से सीएम योगी ने कहा कि संभल में किसी तुर्क या तुर्की नहीं चलेगी, अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा।
सीएम योगी ने कहा कि संभल में 2017 से पहले एक तुर्क आकर लोगों को अपमानित करता था, बाबर का वंशज बताकर भारतीयों को अपमानित करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ना किसी की दबंगई चलती है और ना तुर्क की तुर्कई। क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब आपको जरा संभल का समीकरण भी समझाते हैं। सबसे पहले धर्म काठा देखिए, हिंदुओं की आबादी 67% है और मुस्लिम आबादी 33% है। लेकिन जब सीटों की बात आएगी तो आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि किस सीट पर, यानी कि संभल जो सीट है उसमें जो विधानसभा सीटें हैं उसमें किस तरह से हिंदू और मुस्लिम समुदाय का बंटवारा है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 67% यहां पर हिंदू आबादी है। मुस्लिम आबादी आप देख रहे हैं कि 55% कहां पर है? बिलारी। इसके अलावा चंदौसी में 25% है मुस्लिम आबादी, असमौली में 33% है और संभल में 77%, संभल ये याद रखिएगा, और गुन्नौर में 15% यहां पर मुस्लिम है। सबसे कम आबादी है, लेकिन सबसे ज्यादा संभल में है और संभल पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। अब सीट की बात की जाए तो चंदौसी सीट बीजेपी के खाते में गई है 2022 में, लेकिन असमौली हो या संभल हो या फिर गुनैर हो, यहां पर सपा ने बाजी मारी है। अब यही चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए कि किस तरह से इन इलाकों में वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए। अब देखते हैं कि 2022 का जो नतीजा था वो किस हिसाब से था। विधानसभा सीट 5 थे, एसपी के खाते में यहां पर 4 गई हैं और बीजेपी के खाते में 1 आती हुई दिख रही है। ये 2022 के नतीजों के हिसाब से है। 2017 के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो विधानसभा सीट भी यहां पर जैसा 5 है, लेकिन यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें थी और एसपी के खाते में 3 सीटें रही हैं। तो 2017 और 2022 को अगर आप देखेंगे तो इनका अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इसमें बीजेपी को एक नुकसान हो रहा है 2022 में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक आयोग ने 26 जुलाई को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने 44 पद भी घटा दिए हैं। पहले यह परीक्षा 1230 पदों पर होनी थी, लेकिन अब 1186 पदों पर ही भर्ती होगी। परीक्षा स्थगित करने की वजह साफ नहीं है। आयोग ने कहा है कि जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। परीक्षा स्थगित होने से लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी और परीक्षा कार्यक्रम पर सीधा असर पड़ा है। कई उम्मीदवार परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। अब उन्हें नई परीक्षा स्थिति यानी कि तारीख के लिए इंतजार करना होगा। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के कारणों का खुलासा नहीं किया है। बीपीएससी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अपरिहार्य यानी कि जिस कारणों को आप टाल नहीं सकते हैं, वैसे कारणों के चलते 26 जुलाई की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षा कब होगी अभी कोई नई तारीख नहीं आई है। इतना ही नहीं, 44 पद कम कर दिए जाने से भी अभ्यर्थियों को काफी झटका लगा है। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा बिहार के सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका ये निभाते हैं और यही वजह कि इसके लिए छात्र लगातार तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब डेट बदल जाने से और नई डेट के नहीं आने से अभ्यर्थियों को इससे झटका लग गया है। बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में अवैध कब्जे पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कल दफ्तर पर हुए बुलडोजर एक्शन से अभिषेक बैनर्जी भड़क गए हैं। अब दफ्तर किसका था? अभिषेक बैनर्जी का था। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि सत्ता में आएंगे तो पूरा हिसाब होगा। बंगाल में बीजेपी के सभी पार्टी कार्यालयों को तोड़ा जाएगा, जैसे बीजेपी हमारे साथ कर रही है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जिस कानून के तहत बीजेपी बुलडोजर चला रही है, जब हम सत्ता में आएंगे तो इसी कानून के तहत बीजेपी दफ्तरों को भी ध्वस्त करेंगे। आपको बता दें कि कल साउथ 24 परगना में अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और बाद में वो भड़क गए थे और उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছেন
আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর, পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া। যে ধারায়, যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে, বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছি না, যে আইনে আপনি ভেঙেছেন একই আইন প্রযোজ্য করেই ভাঙা হবে। যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাবছে যে দুর্বল করব, দল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করে দেবো,